दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जब से हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफ़ा हुआ है, एक जुमला सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रहा है। और वो जुमला ये है, कुछ लोगों द्वारा फैलाया जा रहा है इकोसिस्टम के द्वारा। वो जुमला ये है कि जाट कौम बागी कौम है, जाट कौम लॉयल कौम नहीं है। जिसने भी जाटों को ऊंचे पद पर बिठाया, जाटों ने उसे धोखा दिया, उसके साथ बगावत करी। मेरे वीडियो में आकर भी कुछ लोग इस प्रकार के कमेंट करते हैं कि ताऊ, जैसा सतपाल मलिक और जगदीप धनखड़ ने किया, और उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां का भी नाम लिया जाता है, अगर सारे जाट नेता इसी प्रकार से करेंगे तो कोई भी राजनीतिक दल भविष्य में जाटों को ऊंचे पद पर नहीं बिठाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाया, सतपाल मलिक को जम्मू कश्मीर जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बनाया और जगदीप धनखड़ को इस देश का दूसरा सबसे बड़ा पद दिया, उपराष्ट्रपति का पद। लेकिन तीनों ने ही भाजपा को धोखा दिया और भाजपा को छोड़ के आ गए और भाजपा के खिलाफ उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया। हालांकि अभी जगदीप धनखड़ ने तो कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन फिर भी उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। तो आज सुबह मैं YouTube देख रहा था तो उस पर मुझे एक वीडियो मिला। उस चैनल का नाम था ग्लोबल लिंक इंडिया या इंडिया लिंक ग्लोबल, कुछ ऐसा ही। तो उस वीडियो के अंदर उस पत्रकार ने जो एनालिसिस किया, वो एनालिसिस मैं आपको एज इट इज़ बता देता हूँ, जो कुछ उस पत्रकार ने जाट नेताओं के बारे में अपने विचार बताए। उस पत्रकार ने ये कहा कि जाटों के जो सबसे बड़े नेता हुए हैं दीनबंधु सर छोटू राम, उनका ये कहना था, जाटों को उन्होंने ये बात कही थी, ए भोले किसान दो बात जान ले, एक बोलना सीख ले और एक दुश्मन को पहचान ले। हालांकि ये बात दीनबंधु सर छोटू राम ने किसानों के लिए कही थी, लेकिन फिर भी उन पत्रकार महोदय ने सीधा सीधा ये बात जाटों के साथ जोड़ दी तो बहुत अच्छी ही बात है। तो उस पत्रकार का ऐसा कहना है कि ना तो जाटों को अपने दुश्मन की पहचान है और ना ही उनको बोलने का तरीका पता है। उसके बाद उन्होंने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए लिखा कि हमारे देश की जो 5वीं लोकसभा थी, जिसके अंदर पहली गैर कांग्रेसी सरकार हमारे देश में बनी और मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री बने और चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित हुए। उसके बाद चौधरी चरण सिंह की मोरारजी देसाई से पटरी मेल नहीं खाई तथा वो सरकार 2.5 साल बाद गिर गई। उसके बाद इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया अपनी पार्टी का समर्थन देकर। जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए तो इंदिरा गांधी ने उनसे टेलीफोन पर बात की। इंदिरा गांधी ने उनको कहा कि चौधरी साहब, इस लोकसभा का कार्यकाल अभी पूरे 2.5 साल बचा हुआ है, मैं आपकी सरकार पूरे 2.5 साल तक चलवाऊंगी, आप अपनी नीतियां लागू करो, जो मर्जी करो, पर मेरी केवल एक शर्त है कि मेरे ऊपर जो मुकदमे इमरजेंसी के कारण बनाए गए हैं वो सारे मुकदमे आप वापस ले लो या उनमें ढील दे दो। तो चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी को कहा कि कोई मुकदमा वापस नहीं होगा, किसी मुकदमे में ढील नहीं दी जाएगी, अगर आपको मेरी सरकार गिरानी है तो आप गिरा सकती हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह की सरकार को केवल 23 दिन में गिरा दिया। हालांकि चौधरी साहब 6 महीने इस देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन केयर टेकर प्रधानमंत्री रहे। तो उस पत्रकार ने ये विश्लेषण किया कि चौधरी चरण सिंह अगर नरम रुख दिखाते, इंदिरा गांधी के साथ दोस्ताना व्यवहार करते और उनके मुकदमों को वापस ले लेते, जैसा कि भाजपा की सरकार करती है, जो पार्टी उनके साथ गठबंधन कर ले या जो नेता उनकी पार्टी में चला जाए उसकी जांच बंद करवा देते हैं ईडी सीबीआई की, उसको ईडी सीबीआई से क्लीन चिट दिलवा देते हैं। अगर यही काम चौधरी चरण सिंह करते तो वो 2.5 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री रहते, एक इतिहास बनता तथा वो अपने वर्ग, किसान कमेरे वर्ग के लिए बहुत सारा काम भी कर सकते थे। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया ताऊ देवी लाल का, जिनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। उन्होंने बताया
कि जो 1989 में जनता दल बना था, उसको बनाने वाले भी चौधरी देवीलाल थे, उसके शिल्पकार भी चौधरी देवीलाल थे। जब चुनाव नज़दीक आया, चुनाव से 5-7 महीने पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस छोड़कर उनकी पार्टी जनता दल को ज्वाइन करते हैं। कांग्रेस हारती है, सरकार बनती है जनता दल की, लेकिन चौधरी देवीलाल की विश्वनाथ प्रताप सिंह से पटरी नहीं बैठती। जिस समय जनता दल बना और जनता दल की सरकार बनी, उस समय जनता दल के संसदीय दल ने चौधरी देवीलाल को बहुमत से अपना प्रधानमंत्री चुन लिया था। वो 4 मिनट तक इस देश के प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन उन्होंने खुद ही खड़ा होकर ये बात कही कि मैं प्रधानमंत्री का पद विश्वनाथ प्रताप सिंह को देता हूँ और मैं एक ताऊ की भूमिका निभाना चाहता हूँ। तो ये ऐतिहासिक मौका चौधरी देवीलाल ने गंवा दिया। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बने और ये जिम्मेदारी उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह पर डाली। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह और उनकी पटरी नहीं मिली और 11 महीने के बाद वो सरकार भी गिर गई। तो उस पत्रकार का ये विश्लेषण था कि जो ताऊ देवीलाल हरियाणा को चला सकते, वो देश को भी चला सकते थे और उन्होंने वो सत्ता अपने हाथ से विश्वनाथ प्रताप सिंह को दे दी। वो कुर्सी जिसको पाने के लिए लोग जिंदगी भर लगे रहते हैं। अब तीसरा उदाहरण उन्होंने सतपाल मलिक का भी दिया। उन्होंने कहा कि सतपाल मलिक को भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों का राज्यपाल बनाया, बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना जारी रखा, उसके भ्रष्टाचार को उजागर करना जारी रखा तथा पुलवामा हमले की सच्चाई मीडिया को बताई। यानी उनके बागी तेवर लगातार जारी रहे। अगर सतपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चलते तो ये उपराष्ट्रपति का पद जो जगदीप धनखड़ को मिला, उनको ही मिलता। और अब चौथा मामला जगदीप धनखड़ का, जिसमें जगदीप धनखड़ ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ लिए तथा उन्होंने जस्टिस वर्मा पे जो इम्पीचमेंट मोशन आने वाला था, वो कांग्रेस द्वारा जो इम्पीचमेंट मोशन का पत्र दिया गया उसको स्वीकार करके भाजपा को नाराज़ कर दिया। तो ये सारी वजहें उन्होंने बताई। इसमें डूमर खान, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खान को भी शामिल किया जा सकता है, जिनके बेटे को सांसद बनाया, पत्नी को विधायक तथा वो खुद केंद्र में मंत्री भी रहे। वो भी आखिरी में भाजपा छोड़ के चले गए। तो ये सारी बातें उस पत्रकार ने अपने विश्लेषण के अंदर बताई। पहली बात तो ये कि जिस ढंग से उन्होंने पूरी जाट कम्युनिटी को टारगेट किया, वो अपने आप में ही एक गलत उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने जो 4 या 5 जाट नेताओं के नाम लिए, क्या इससे पहले कोई नेता पार्टी छोड़ के नहीं गया? मैं आपको 4 मुख्यमंत्रियों के नाम बताता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के अपना अलग राजनीतिक दल बनाया। कल्याण सिंह, उमा भारती, बाबूलाल मरांडी और मदन लाल खुराना। ये चारों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद रहे और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अलग राजनीतिक दल बनाया। ये अलग बात है कि अलग होने के बाद ये कर कुछ भी नहीं पाए। इसके अलावा जिस विश्वनाथ प्रताप सिंह की ये बात कर रहे हैं, वो खुद राजीव गांधी के खिलाफ विद्रोह करके जनता दल में आए थे। हमारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रधानमंत्रियों को अगर छोड़ दें, नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी को अगर हम छोड़ दें, तो जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 6 बने हैं, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इसके अलावा देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, वीपी सिंह और चंद्रशेखर, 6 के 6 कांग्रेस छोड़कर आए थे और प्रधानमंत्री बने जनता दल से या जनता पार्टी से। इसके अलावा जितनी भी रीजनल पार्टी, उसमें आधे से ज़्यादा कांग्रेस से टूट कर बनी है, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी हो, शरद पवार की पार्टी हो। लेकिन इजी टारगेट जाट है। जाटों को बदनाम करने के लिए इस टाइप की बातें सोशल मीडिया पर उड़ाई जा रही हैं। और जो उस पत्रकार का विश्लेषण था, उसका कहना ये था कि जो कुछ भी भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर और गोवा में हो रहा था, सतपाल मलिक को उसको चुपचाप देखना था, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी। ऐसे ही चौधरी चरण सिंह को इंदिरा गांधी पर जो मुकदमे चलाए थे भ्रष्टाचार के, इमरजेंसी आपातकाल के दौरान जो ज्यादतियाँ इंदिरा गांधी ने हमारे देश की जनता और विपक्षी दलों पे की थी, उस मामलों पर अपनी जुबान को सील लेना चाहिए था, बोलना ही नहीं चाहिए था। यानी कि
गुलामी की ज़िंदगी जीते और पड़े रहते, सत्ता का सुख भोगते रहते। तो मैं आपको जब वो ये बातें मैंने देखी तो मुझे एक इतिहास की बात याद आई। गोकुला जाट ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था 17वीं शताब्दी के अंदर। जब औरंगजेब ने जजिया टैक्स लगाया तथा ब्रज क्षेत्र के अंदर मंदिरों को तोड़ने लगा तो गोकुला जाट ने किसानों की सेना बनाकर औरंगजेब की सेना का मुकाबला किया तथा उसके सेनापति हसन अली की हत्या कर दी तथा उसकी छावनी लूट ली और आग लगा दी। जब गोकुला जाट गिरफ्तार हुआ और उसको औरंगजेब के सामने पेश किया गया तो औरंगजेब ने उसके सामने प्रस्ताव रखा था कि तू एक योद्धा है, मैं तेरी वीरता का कायल हूँ, अगर तू इस्लाम धर्म कबूल कर ले और मेरे से माफ़ी मांग ले तो मैं तुझे ब्रज क्षेत्र का राजा बना दूंगा। तब गोकुला जाट भी चाहता तो मुसलमान बन जाता और सत्ता का सुख भोगता रहता, लेकिन उसने औरंगजेब का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया तथा औरंगजेब ने उसको तलवार से चाकुओं से कटवाया था। तो जाट तो शुरू से ही बागी कौम रही है, इनके स्वभाव में नहीं है गलत चीज़ को सहन करना, अत्याचार को सहन करना। अब जो बात कुछ भाई कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही चला तो कोई राजनीतिक दल आगे से जाटों को मुंह नहीं लगाएगा, तो जाट कहाँ जा रहे हैं किसी से ये कहने के हमको मुंह लगाओ। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, जब उनको ज़रूरत पड़ती है वो खुद ही जाटों के पास चल के आती हैं। किसने कहा था भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाने के लिए सतपाल मलिक को गवर्नर बनाओ? किसने कहा था भारतीय जनता पार्टी को 2019 में दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाओ, क्योंकि सरकार बन नहीं रही थी, 40 एमएलए थे? किसने कहा था भारतीय जनता पार्टी को अभी केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़वाओ? 70 सीट थी, 700 लोग टिकट मांग रहे थे, किसी को भी टिकट दे देते। तो जब ज़रूरत होगी अपने आप राजनीतिक दल आएंगे, जाटों को किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भाई अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।